लेकिन पहाड़ की जनता ने अपने जनप्रतिनिधि के नाम पर ये घोटाला कर दिया है और इस बार का जो ये घोटाला है ये जनता द्वारा किया गया सबसे बड़ा घोटाला है। तो डस्टबिन गांवों से पलायन कर चुके हैं और पहुंच गए दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश। तो अब जब वहां पे यूज नहीं हुआ तो अपने नाती पोतों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए वो डस्टबिन दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। घोटाले तो आपने कई देखे होंगे, कभी चारा घोटाला तो कभी कुंभ घोटाला, और बहुत बड़े बड़े घोटालों से आप परिचित होंगे। लेकिन इस तरह का घोटाला पहली बार देखने के लिए मिल रहा होगा जिसमें जनता के द्वारा किया गया है, और जनता के द्वारा एक ऐसा घोटाला किया गया जो कि सीधे ग्राम प्रधानों को निशाना बना रहा है। नमस्कार, मैं हूं सीपी कोठियाल और आप देख रहे हैं वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में, वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड के छोर से। तो आज बात करते हैं पहाड़ में होने वाले स्पेशल घोटाले के बारे में, और ये घोटाला किसी और चीज़ का नहीं है बल्कि ये घोटाला है डस्टबिन घोटाला। और ये जो डस्टबिन घोटाला है, ये डस्टबिन घोटाला किस वजह से, किस तरह से हुआ है, आइए इस पर एक चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार ने किस प्रकार से सोचा और क्या समझा, और किस तरह से सरकार की जो भूमिका है डस्टबिन को लेकर ये रही है, ये समझ से परे है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी गांव हैं, वहाँ पर डस्टबिन रखने की क्या योजना। चलो बाजारों को किनारे करते हैं, गाँवों की ही बात करते हैं। गाँव में शायद सरकार ने सोचा कि आज की जो आवाजाही है, आज की जो मदमस्त जिंदगी जीने वाले प्राणी हैं वो उत्तराखंड के गाँव में भी रहते हैं, भले वहाँ पर पलायन की सीमा को रखा गया। तो वहाँ पर जब ऐसे लोग रहते हैं तो लोगों के अंदर निहायत ही, आजकल चाइनीज़ फूड का बहुत ज़्यादा मंजर देखने को मिल जाता है, तो उसके पैकेट और प्लास्टिक रैपर, कुरकुरे फुरकुरे, उनके बच्चों के लिए जितने भी प्लास्टिक और अपवर या जो पैकेट्स हैं, प्लास्टिक हैं, ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो इनका कहीं ना कहीं निस्तारण होना चाहिए, ताकि हमारी जो देवभूमि है वो बची रहे और इसकी जो नैसर्गिक सौंदर्य है उसके नैसर्गिक सौंदर्य को बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचे। तो शायद सरकार ने इसलिए कदम उठाया और डस्टबिन को गांव गांव तक पहुंचाया। ये डस्टबिन ग्राम प्रधानों के माध्यम से प्रत्येक परिवार को दिया गया, शायद कहीं तो परिवारों को दिया गया, नहीं तो गांव में जितने शायद राशन कार्ड बने हैं उन राशन कार्डों को ये डस्टबिन दिए गए। इसकी भूमिका शायद यही थी जो मैंने पहले बताई है कि जो गांव में अब प्लास्टिक वगैरह ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, मैगी के पैकेट्स ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं, कुरकुरे फुरकुरे ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं, तो इनका एक उचित स्थान पर निस्तारण किया जाए। उस डस्टबिन में गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा डाल दिया जाए, और उसके बाद गांव की एक जगह पर या 2-3 जगह पर जहां पर भी बड़े डस्टबिन लगे हैं उनमें उस कूड़े को डाल दिया जाए, और उसके बाद उसका निस्तारण गवर्नमेंट या ग्राम प्रधान की ओर से किया जाए, जिससे कि हमारी देवभूमि बची रहेगी। चलो सोच तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन करें क्या कि जब गांव में जो व्यक्ति अपने कूड़े का निस्तारण खुद ही कर लेता है, अपने घर से थोड़ा भी बाहर नहीं जाता है, क्या वो 500, 700 या 1 किलोमीटर दूर उस कूड़े को कूड़े के डस्टबिन में डालने जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो डस्टबिन बांट दिए गए, बहुत अच्छी नीति थी, तो उन डस्टबिनों का यूज़ उत्तराखंड की जो जनता है, पहाड़ों की जो जनता है, वो किस तरह से कर रही है। इस बार का जो सबसे बड़ा घोटाला है वो घोटाला डस्टबिन घोटाला है, और वो डस्टबिन घोटाला गवर्नमेंट की ओर से हो या ना हो, लेकिन पहाड़ की जनता ने अपने जनप्रतिनिधि के नाम पर ये घोटाला कर दिया है। और इस बार का जो ये घोटाला है ये जनता द्वारा किया गया सबसे बड़ा घोटाला है। आज तक राजनेताओं का घोटाला आपने सुना होगा, लेकिन पहली बार एक ऐसा घोटाला सामने आ रहा है डस्टबिन का जो जनता के द्वारा किया गया है। अगर जब ग्राम प्रधान ने ये डस्टबिन जो है जनता में बांट दिए, तो जनता में बांटने के बाद इन डस्टबिनों का उपयोग जनता द्वारा कैसे किया गया आपको बता देते हैं। सबसे पहले ही बात कि पहाड़ों में किचन बहुत कम है। अगर 100 लोगों का गांव है, 100 मकान वहां पर हैं, तो 100 में से लगभग 40 मकानों में लोग रह रहे हैं, और उन 40 मकानों में जो लोग रह रहे हैं उनमें से भी 10 मकानों के अंदर एक्स्ट्रा किचन बना हुआ है, यानी कि स्पेशल किचन बना हुआ है जहाँ पे कूड़े की ज़रूरत पड़ेगी, कूड़े को डालने की जरूरत पड़ेगी। बाकी किसी के पास भी इस तरह का किचन नहीं है कि वो डस्टबिन को स्पेशल रखे और उसके अंदर कूड़ा डाले। तो जिनके पास सुविधा है वो तो डाल सकते हैं, वो अपने किचन में तो कम से कम उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो सीधे बहुतायत में नीचे बहा देते हैं। अब जब उसका उपयोग गांव के लोगों को नहीं लगा, जनता को डस्टबिन का उपयोग कहीं दिखा नहीं, तो उन्होंने वो अपने अनाज को रखने के लिए यूज कर दिया। बहुत सारी जगहों पे पानी की किल्लतें हैं, तो कुछ लोगों ने जो है उस डस्टबिन को पानी को रखने के लिए यूज कर दिया।
तो जब उसको अनाज रखने के लिए या फिर पानी के लिए यूज़ होना था और हमारी ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेसी ऊपर बैठी हुई है, तो उनके दिमाग में भी ये चीज़ पहले से रही होगी, ये चीज़ें होनी है। तो जब ये चीज़ें होनी है तो डस्टबिन की बजाय ये डस्टबिन है या डस्टबिन है मुझे समझ में नहीं आता, तो इसकी बजाय कोई बहुत बड़ा डब्बा या बाल्टी दे देती ताकि जो जनता है उसमें उसको पानी रख देते या फिर अनाज रख देते। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर उन डस्टबिनों का जो बांट दिए गए थे, अगर ग्राम प्रधान महीने में या 2 महीने में या जब भी उसने बांटे उसके बाद 1 महीने या 2 महीने बाद अगर सारे गांव वालों को बोला जाए कि आप अपने अपने डस्टबिन बताओ, तो डस्टबिन उनके पास मिलते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब जो दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं वो दूसरी बात बहुत चौंकाने वाली बात है, और वो चौंकाने वाली बात इतनी खतरनाक है कि जो डस्टबिन जो है गांव में बांट दिए गए हैं, वो डस्टबिन यूज तो गांव में हुए नहीं, उनका यूज अधिकतर शहरों में है। तो डस्टबिन गांव से पलायन कर चुके हैं और पहुंच गए दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने नाती पोतों के पास। आपका परिवार वो डस्टबिन घर के लिए दे रखा था, गांव के लिए दे रखा था, गांव में असुविधा ना हो, गंदगी ना हो, आप कूड़े को अलग अलग एकत्रित करें, इसलिए वो डस्टबिन दे रखा था कि आपके घर के आसपास गंदगी ना फैले। और अभी जो महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, बरसात का मौसम है, इसमें जो है बीमारियों को लगने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, इसलिए डस्टबिन दे रखा था। लेकिन वहां पर उसका यूज ना होकर, और यूज भी हुआ तो पानी और अनाज के लिए या फिर दाल भात के लिए उसका यूज हुआ है। तो अब जब वहां पे यूज नहीं हुआ तो अपने नाती पोतों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए वो डस्टबिन दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। आज भी अगर जितने भी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं वो सभी अगर उन चीज़ों को लें कि हमने जो डस्टबिन दिए थे उनको जरा दिखाओ कहाँ कहाँ है, तो आपके ने जो 2 डस्टबिन दिए थे, गीला कूड़ा के लिए और सूखा कूड़ा के लिए, तो दोनों ही बिल्कुल भी कूड़े के यूज में नहीं आएंगे। सिर्फ 1% या 2% ही चांस है जिन घरों में वो डस्टबिन डस्ट के यूज के लिए आ रहा हो। तो हमेशा जो है नेता ही घोटाला नहीं करते, बल्कि आम जनता भी घोटाला करती है, और आम जनता अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जो है अपनी जवाबदेही तय नहीं करती है। हमेशा हम नेताओं से ही पूछते हैं या फिर जो प्रशासनिक पद पर होते हैं उनसे ही पूछते हैं कि आप लोग अपनी जवाबदेही तय करें, लेकिन जनता कब अपनी जवाबदेही तय करेगी ये समझ से परे है। बात सिर्फ डस्टबिन की नहीं है, बात किसी भी कार्यालय की देखिए, या फिर कोई भी बढ़िया से बढ़िया जो है निर्माण कार्य होता है, तो उस निर्माण कार्य के 1 साल बाद क्या हाल हो जाते हैं ये तय करता है उस क्षेत्र की जनता पर या वहां आने वाली जनता पर। तो जनता अपनी जवाबदेही कब तय करेगी ये समझ से परे है, और जब तक जनता अपनी जवाबदेही तय नहीं करेगी तब तक ये यहाँ का विकास, यहाँ का डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। बात जरूर कड़वी होगी, हो सकता है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिन लोगों ने अपने डस्टबिन को, अपने घर के डस्टबिन को देहरादून, दिल्ली, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े मुख्य शहरों में पहुंचा दिए हैं। तो उनको मेरी बातें बुरी लग सकती है, लेकिन आपके यूज के लिए दिया था, आपके घर की सुविधा के लिए दिया था, लेकिन आपने उसका किस तरह से घोटाला कर दिया ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंतनीय विषय है। हमेशा नेताओं को कोसना या फिर गवर्नमेंट को कोसना ही सही नहीं है, हमें जनता के प्रति भी जवाबदेही होनी चाहिए। ये तय कौन करेगा? बहुत सी दूसरी बात अगर मैं डस्टबिन को लेके कहूँ तो बहुत से हमारे यहाँ पहाड़ों में ऐसे भी लोग हैं कि जो अगर वो कूड़ा उस डस्टबिन में डाल तो देंगे, ज़बरदस्ती डाल भी देंगे, लेकिन वो कूड़ा फिर महीनों तक, कई वर्षों तक, जब तक वो सड़ गल ना जाए उस डस्टबिन के अंदर, तब तक वहाँ से बाहर भी नहीं पड़ेगा। ये भी कंडीशन है। वैसे मुझे नहीं लगता था कि पहाड़ों में जो गांव है उनको डस्टबिन की ज़रूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने डस्टबिन का निस्तारा कर देते हैं, लेकिन फिर भी आज आवश्यकता है, जिस तरह के गतिविधियां और जिस तरह के प्लास्टिक और जिस तरह का जो कचरा है नीचे से ऊपर की जनता को खिलाया जा रहा है, उस हिसाब से आवश्यकता है उस डस्टबिन को वहाँ पर रखने की, और डस्टबिन की बहुत ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर, लेकिन उसका उपयोग तो हो। और अगर उसका उपयोग नहीं होगा तो निहायत ही उन ग्राम प्रधानों को भी लानत है जो उसके लिए अपनी जवाबदेही तय नहीं करते हैं। आप एक प्रशासनिक पद पर हो, आप एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ भी रहते हो, आप शासन प्रशासन आपके अंडर, यानी उस गांव का जो शासन प्रशासन है वो एक ग्राम प्रधान के अंदर है, तो आप डिपेंड करते हैं कि आप उस पर पेनल्टी लगाएं।
भले मैं मानता हूं कि हो सकता है कि आप ये सोचें कि आप वहां पे जो है भाईबंदी खराब नहीं करना चाहें, क्योंकि गांव का प्रधान गांव का ही अपना ही भाईबंद होता है, लेकिन गांव के सही कार्य के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए एक सशक्त शासक का होना भी बहुत जरूरी है। और जब तक आप सशक्त नहीं होंगे तब तक यही पीढ़ी दर पीढ़ी नीतियां चलती रहेंगी। भाई भतीजावाद के आधार पर ग्राम प्रधान नियुक्त किए जाएंगे और उन्हीं भाई भतीजावाद के आधार पर आपके गांव का जो डेवलपमेंट है वो कभी नहीं हो सकता है जब तक आप भाई भतीजावाद में चलते रहेंगे। तो अभी डस्टबिन का जो भयंकर खेल चला है उत्तराखंड के अंदर, इस खेल में आप जरा एक बार जाएं, गांव में जाएं और उसकी नीति को देखें, लोगों की नीति को पहचानें कि वास्तव में वो डस्टबिन का यूज़ कर रहे हैं या नहीं। लोगों ने सोचा कि ये पर्सनल हमें दे दिया है तो ये हमारा है, वो आपका डस्टबिन, ये गवर्नमेंट का है। हम जैसे लोग और बड़े बड़े लोग और आप जैसे लोग जब टैक्स देते हैं तब जाके गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, और उसी पैसे से, अपने ही पैसे से आपके घर पे ये सारा सामान पहुंचा दिया जाता है। और जब आपके घर पे ये सारा सामान पहुंचा दिया जाता है तब जाके आप इसका उपयोग करते हो, और आपने सोचा कि ये पर्सनल हमारा गवर्नमेंट ने हमें दे दिया है। ये नहीं हो सकता है कि उन डस्टबिन को ग्राम प्रधान को ये बोलना चाहिए था कि 1 महीने बाद फिर मैं चेक करूंगा, 2 महीने बाद फिर मैं चेक करूंगा, और जिसके घर पे ये नहीं हो गवर्नमेंट के हिसाब से उस पर पेनल्टी पड़ेगी। उसके बाद वहाँ पर चाहे आपका थोड़ा सा मनोबल को कम कर दे, हो सकता है वो आपको बोले कि भाई हमारी भाईबंदी खराब हो जाए, लेकिन गाँव को सशक्त बनाने के लिए एक सशक्त राज्य का होना जरूरी है, राजा का होना जरूरी है, एक सशक्त शासक का होना जरूरी है। और जब तक गांव की सत्ता सशक्त शासकों के हाथ में नहीं होगी तब तक उस गांव का डेवलपमेंट होना भी मुश्किल है। तो जनता के द्वारा इस तरह का घोटाला किया जाना अपने आप में शर्मनाक है, अपने आप में निंदनीय है, अपने आप में अवहेलना करने वाला है। अगर इस तरह की हरकतें जनता करती है तो इस उत्तराखंड का कभी भी भला नहीं हो सकता, कभी भी भला नहीं हो सकता। ये एक सोचनीय विषय है और इस विषय पर गौर करना बहुत जरूरी है। मेरी तमाम उन ग्राम प्रधानों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप जो भी काम करवाते हैं और जब इस तरह के काम करवाते हैं तो उस पर एक मॉनिटरिंग जरूर की जाए, और जब उस पर मॉनिटरिंग की जाए तो उसका एक वीडियो भी फुल वॉच किया जाए और उसको सोशल मीडिया पे भी शेयर किया जाए कि इस तरह की हरकतें यहाँ पर हो रही हैं, हमारी ग्राम सभा में हो रही हैं। अगर अच्छा वीडियो जाएगा तो अच्छी पहचान बनेगी, अच्छे लोग बनेंगे और आपकी एक वाहवाही होगी। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तब तक आहर विकास के सारे पहिए जो हैं इसी तरह से पंचर कर दिए जाएंगे और आपकी जनता ही आपके विकास के पहियों को पंचर करने में सक्षम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर एक नई वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।